विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अब एक दूसरे पर आक्रामक होते दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों पार्टियों ने चुनाव की शुरुआत में साफ तौर पर कहा था कि एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं करते दिखाई देंगे। उद्धव ठाकरे ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में कहा था, मुझे नहीं पता कि आखिरकार किन वजहों से हमारा गठजोड़ टूट गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नजदीकी बनी रहेगी क्योंकि 24 साल पुराना हमारा रिश्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी भाषण में कहा था कि बाला साहब ठाकरे का मान रखते हुए शिवसेना के बारे में कुछ भी नहीं कहता दिखाई दूंगा। लेकिन ऐसा लगता है कि मान सम्मान सिर्फ चुनावी भाषण और चुनावी बयार में बहते दिखाई देते हैं, क्योंकि जब वोटों की बंदरबाट की बात आती है तो हर कोई सिर्फ अपनी बात देखता दिखाई देता है। देखिए, मैंने तय किया है कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। महाराष्ट्र के चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेशक शिवसेना से पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए सीज फायर का ऐलान कर दिया है, लेकिन शिवसेना को ये बात कबूल नहीं है। सूबे में मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों से बौखलाई शिवसेना ने मोदी और बीजेपी के दूसरे नेताओं की तुलना अफजल खान की फौज से कर डाली। पण शिवसेनेला विजयी का करा? कारण आता संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ इकडे उतरले, जणू काय अफजल खानाची फौज उतरले महाराष्ट्र जिंकायला। गृहमंत्री आले, स्वतः पंतप्रधान आलेत, आणि महाराष्ट्राचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास। तुम्ही पण संपूर्ण महाराष्ट्र एक स्वप्न पाहत होता, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हावेत। मी स्वप्न पाहिलं, तुम्ही पाहिलं, त्याच्याप्रमाणे ते स्वप्न खरं झालं। आणि आता सगळेजण असं म्हणत होते की आता निवडणूक येऊ दे, आम्ही महायुतीचं सरकार आणणार। काय झालं, कसं झालं, काय त्यांच्या मनामध्ये आलं? त्यांना वाटलं आपली ताकद वाढले, आता शिवसेनेची गरज नाही। कालपर्यंत शिवसेनेचा उपयोग करून घेतला, आता खुर्ची मिळाली, आता शिवसेनेला लाथ मारा। दरअसल शिवसेना और बीजेपी दोनों की नजर एक ही वोट बैंक पर है। दोनों ही पार्टियां इस बड़े वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए खुद को इनका सबसे बड़ा हिमायती बताने में जुटी है। शिवसेना ने मराठा कार्ड खेलते हुए बीजेपी पर महाराष्ट्र को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। विकासाचं स्वप्न जरूर दाखवतील, पण त्या विकासाच्या स्वप्नाआड महाराष्ट्राचे तुकडे पाडण्याचं कारस्थान आहे, हे तुम्हाला पाहिजे, हे मान्य आणि मान्य असेल तर त्या तुम्ही त्यांच्या भूलथापांना बळी पडा। मैं ऐसा महाराष्ट्र बनाऊंगा कि आप गिनते रह जाओगे, कितने महाराष्ट्र हो गए, 1 2 3 4 5 10 बस। इस आरोप के बाद सफाई देने मोदी सामने आए। बगैर शिवसेना का नाम लिए उन्होंने साफ कर दिया कि उनके पीएम रहते महाराष्ट्र का बाल भी बांका नहीं हो सकता। कहते हैं महाराष्ट्र के टुकड़े होने वाले हैं। इस देश में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि के टुकड़े कर पाए? भाइयों बहनों, जब तक मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दुनिया की कोई ताकत महाराष्ट्र की एकता को तोड़ नहीं पाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। बहरहाल इस चुनाव में कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने वाला। ऐसे में एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रही पार्टियां इस बात को लेकर भी चौकस हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद हाथ मिलाने की गुंजाइश भी बनी रहे। टीम न्यूज नेशन। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जैसे जैसे चुनाव के तारीख नजदीक आती दिखाई दे रही है, व्यंग बाण बहुत ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से साइना इनसे इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ हैं, और मनीषा काइंदे शिवसेना से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीषा जी, अफजल खान की फौज कहते हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार तालमेल बना रहता है। अब ऐसे में क्या वाकई में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ तलखियां और बढ़ती हम देखेंगे? क्या वाकई में शिवसेना ये मानती है कि महाराष्ट्र के टुकड़े करने पर आमदा है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कई सालों से विदर्भ की मांग कर रहे हैं। आप अगर सुधीर मुनगंटीवार को सुने या देवेंद्र फडणवीस
जो महाराष्ट्र के भाजपा के अध्यक्ष है, तो उन्होंने हमेशा ही अलग विदर्भ की बात की है। और नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, देश के पंतप्रधान है जी, और भारतीय जनता पार्टी से हैं जी, वो कहते हैं कि हमें क्या निकालना चाहिए कि पीएम में और जो सीएम पद के इच्छुक है जी, उनमें कोई तालमेल नहीं है। क्या कहेंगे आप? और उद्धव जी ठाकरे हमारे पक्ष प्रमुख जो है जी, उन्होंने ये बात साफ की है कि हम महाराष्ट्र के टुकड़े नहीं होने देंगे। शिवसेना ने कभी भी अलग विदर्भ की बात नहीं की है या अलग मुंबई की बात भी नहीं की है। मुंबई में रहने वाला हर एक आदमी जो है, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, उसे हम मुंबईकर कहते हैं। वो मराठी है, वो महाराष्ट्र में रहता है, वो महाराष्ट्रियन है और इसमें कोई दुमत नहीं है। चलिए साइना जी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जी, एक मिनट, पूरी केंद्रीय टीम, एक मिनट रुकते हैं, एक मिनट यहाँ पर मैं आपको रोक रहा हूँ। साइना जी, बड़े गंभीर आरोप आज शिवसेना आपकी पार्टी पर लगाती दिखाई दे रही है। क्या महाराष्ट्र के टुकड़े करने को तैयार हैं आप लोग? और उससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली चुनावी सभा में कहा था कि बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हुए शिवसेना के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। क्या आप लोग चुप्पी साधे रहेंगे? देखिए, हमने स्पष्ट रूप से कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑफिशियल स्टैंड लिया है जो मोदी जी ने इनको इंडोर्स किया है, जहां हमने कहा कि माननीय बाला साहब ठाकरे और शिवसेना के प्रति हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं और यही बयान हम बरकरार रखते हैं। जहां तक सवाल ये है कि महाराष्ट्र के विभाजन को लेके, मुझे लगता है कि मोदी जी ने स्पष्ट रूप से आज के रैली में, कल भी कहा उन्होंने कि मुंबई कोई अलग नहीं कर सकता है, कोई मुद्दा उठता ही नहीं है कि महाराष्ट्र का विभाजन होगा। जहां तक विदर्भ का सवाल है, जरूर चर्चा के माध्यम से स्मॉल स्टेट गुड गवर्नेंस का मॉडल जो हमने देश भर में देखा हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो या फिर अभी तेलंगाना, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। लेकिन ये कोई तानाशाही नहीं है, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है जहां एक नहीं साइना जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट करना पड़ेगा, विदर्भ की मांग भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार करते आए हैं। क्या विदर्भ एक अलग राज्य हो, इसकी मांग आज आप नहीं कर रहे हैं? हम मांग क्यों कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं क्योंकि जहां हमारा फेडरल स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो हमने देखा है कि जहां भी प्रदेश छोटा है वहां न्याय को, साइना जी, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप महाराष्ट्र को कम से कम 2 टुकड़े में तो करना चाहते हैं ना? यही तो शिवसेना कह रही है कि आप महाराष्ट्र को बांट रहे हैं। मुद्दा अजय जी, आप मुझे सुनिए, तब मैं आपको एक स्पष्ट प्रतिक्रिया दूं कि जो हम आज लोगों के सामने जा रहे हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है कांग्रेस एनसीपी को खत्म करना, उनके जो नकारात्मक राजनीति और जो उनका भ्रष्टाचार के प्रति उनके प्रति देखिए कांग्रेस और, लेकिन आप जो वायदा कर रही हैं, जो शिवसेना आप पर आरोप लगा रही है, हम साइना जी, शिवसेना आप पर आरोप लगा रही है कि आप महाराष्ट्र को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। क्या आप ये राजनीति नहीं कर रहे? यही सवाल है। नहीं करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए मैं छोटा जवाब ले लूं। प्रियंका जी, मैं आऊं आपके पास, उससे पहले मनीषा जी एक छोटा जवाब। जो लोगों ने विदर्भ को लेकर भारतीय जनता पार्टी का रुख स्पष्ट है, तो ऐसे में आप मानती हैं कि? सुनिए जी, देखिए, अभी मैंने शाम को देवेंद्र फडणवीस जी का भाषण सुना है और उन्होंने ये कहा है कि जब अलग विदर्भ की बात होगी, वो जब मुद्दा सामने आएगा तो हम उसको डील करेंगे और जनता को विश्वास में लेके करेंगे। इसका मतलब क्या है? पीएम एक बात करते हैं तो यही तो और भाभी मतलब जो पीएम जनता का विश्वास, इच्छुक है देवेंद्र फडणवीस, वो एक बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल। मुझे शाइना जी मेरी अच्छी दोस्त है, शाइना जी मेरी अच्छी दोस्त है। शायद शाइना जी ने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, उन्होंने अभी शाम को मैंने सुना है बात। और देखिए, उन्होंने कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं है कि बाला साहब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के मतलब है ना, बात तो है, मुद्दा तो है उनके मन में और उसके पहले भी अनेक बार मांग कर चुके हैं ना अलग विदर्भ की बात। विदर्भ के भाजपा तो यहाँ पर एक तर्क बनता हुआ ये जरूर दिखाई दे रहा है। मैं इस चर्चा में प्रियंका जी को भी शामिल कर लूं। प्रियंका जी,
भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आपकी सरकार को सिरे से उखाड़ फेंकने की जद्दोजहद करने में लगे हैं, लेकिन इस बीच में अपने मुद्दों को लेकर खुद आपस में भी जरा तकरार होती दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि मुद्दा आपसे भटककर अब आपस में हो जाएगा और शायद आपका फायदा निकल आएगा? देखिए, जहाँ तक हम इन दोनों के झगड़े की बात करेंगे तो उसको वो हमारे उसमें नहीं है कि एजेंडा में कि इससे हम फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पृथ्वीराज चौहान जी ने मैनिफेस्टो दिया है, पृथ्वीराज जी ने जो काम किया है, हमारी सरकार ने जो 3 टर्म्स में काम किया है, हम उसको लेकर हम लोगों के पास जा रहे हैं। हमने अपना विजन भी आने वाले समय में हमारा क्या होगा अगले 5 साल में, हम वो भी लोगों के पास लेकर गए हैं। तो लोग बहुत स्पष्ट तरीके से जानते हैं कि किस लीडरशिप में कौन होगा। एक ऑनेस्ट लीडरशिप, ऑनेस्ट नेतृत्व किसी ने दिया है तो हमारी पार्टी ने दिया है, हम उसको लेकर चलेंगे। जिस तरीके की यहाँ पे तूतू मैं हो रही है, इलेक्शन हुआ नहीं, रिजल्ट आए नहीं, उससे पहले ये लोग चीफ मिनिस्टर पद के लिए लड़े जा रहे हैं, फिर दूसरा विदर्भ के लिए लड़े जा रहे हैं। बहुत स्पष्ट है कि इन लोगों की राजनीति, इन लोगों के पास ना ही विजन है, कितना भी ये बता दें कि विजन है, ये है, डेवलपमेंट की बात करते हैं, पर जो डिविसिव पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी खेलती आई है वो फिर से महाराष्ट्र में करने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो नाकाम रहेंगे। अच्छा प्रियंका जी, इससे पहले कि साइना जी आपकी बातों का जवाब दें, सिर्फ ये बताइए आपके लिए बड़ा दुश्मन कौन है, शिवसेना या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, क्योंकि नेशनल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी तो, और हम भी नेशनल पार्टी हैं, तो हमारा तो सीधे सीधे लड़ाई ऑल ओवर द कंट्री बीजेपी को लेकर है। पर यहाँ पे हाँ, शिवसेना भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। शिवसेना काफी सालों से यहाँ पे जुड़ी हुई है, लोगों के साथ काम करती आई है, तो शिवसेना भी हमारे लिए एक इक्वली स्ट्रांग पार्टी है। हम कहेंगे शिवसेना हमारे अपोनेंट्स है रादर देन बीजेपी इन महाराष्ट्र। साइना जी, 2 मुद्दों पर प्रियंका जी आप पर सीधा घात कर रही हैं। एक तो ये कि मान रही हैं कि आप जरा माने इस पूरे मुकाबले में जरा पीछे हैं शिवसेना से, और दूसरा ये कि आप सपने बेचते हैं, सपने दिखाते हैं। देखिए, उनकी प्रतिक्रिया वो स्पष्ट रूप से रख सकती है, प्रजातंत्र में हर एक नागरिक रख सकते हैं जी। लेकिन बीजेपी को नजरअंदाज करना मुझे लगता है कि बिल्कुल बेवकूफी होगी। जहां तक सवाल ये है, जनता ने जो जनादेश दी है 2014 में, उन्होंने दिया है क्योंकि वो चाहते हैं एक स्थिर सरकार। वो थक गए कोएलिशन पॉलिटिक्स को देख के। केंद्र में, प्रदेश में 15 साल में हमने देखा है कि महाराष्ट्र प्रदेश जो नंबर 1 पे था, आज पिछड़ा हुआ है। विमेन्स कन्विक्शन आप देखेंगे, जहां तक शोषण का सवाल है तो सबसे कम है हमारे स्टेट में, एक स्थिर सरकार, एक पार्टी की सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी की बनती दिखाई देगी? लाखों करोड़ के आप 1 मिनट मुझे दीजिए। मैं क्यों ये गुड गवर्नेंस का मॉडल के बारे में लगातार बोल रही हूँ, क्योंकि 11 करोड़ की जनता में से 8 करोड़ जो वोट करने वाली है, उनको पता है कि जो वो एक स्थिर सरकार, गुड गवर्नेंस नहीं, तो ये स्थिर सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी देगी या शिवसेना देगी, से या आप दोनों मिलकर देंगे? देखिए, वो स्थिर सरकार महाराष्ट्र की जनता तय करेगी, और महाराष्ट्र की जनता ने ठान लिया है कि जो सरकार केंद्र में है, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, वो ही सरकार को प्रदेश में एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो मौका तो जब यहाँ पर जनता देगी तो कोई विश्वास। साइना जी, आपकी बात में जरा विरोधाभास है। केंद्र में एनडीए की सरकार है, महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार तो बनती दिख नहीं रही। एनडीए तो बाहर बचा नहीं ना, है कि किसकी सरकार? महाराष्ट्र में एनडीए तो बचा नहीं ना, वहां पर तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग हो गए, तो एनडीए नहीं है, तो किसकी सरकार बनती दिखेगी? मेरा मानना ये है कि बहुमत मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी को, इस आधार पे कि लोग विश्वास करते हैं, लोग स्थिरता चाहते हैं, नेतृत्व। प्रियंका जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जरा 1 मिनट। मनीषा जी, बहुमत का पूरा विश्वास, और यही बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं, 150 प्लस। नहीं, उनका जो आशावाद है उसकी आई कैन जस्ट प्रेज देम फॉर दैट। मगर मुझे लगता है मुद्दा ये इम्पोर्टेंट है, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है उसे, कि जनता क्या सोच रही है। आज जनता चाहती है कि स्थानिक जो सरकार बने, एक स्थानिक कैंडिडेट चुन के आए। आप देखिए कि शिवसेना जो पार्टी है, जो हमेशा स्थानिकों के साथ रही है, सन्स ऑफ द सॉइल के लिए हमेशा झगड़ा किया है, हमेशा उनका प्रतिनिधित्व किया है,
और स्थानिक नेताओं को स्थानिक लोगों को नौकरी, स्थानिक भाषावाद और जो मराठी का मुद्दा है जी हमेशा, तो वो शिवसेना ने उठाया है। और मेरे ख्याल से इस बार जनता ने तय किया है, क्योंकि भाजपा ने एक बहुत ही घिनौना खेल खेला है शिवसेना के साथ। जब भाजपा के साथ पास सिर्फ 2 एमपी थे, तब से शिवसेना साथ में है। और इस प्रकार से जब सरकार बनती दिखाई दे रही है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को, ऐसे मौके पर एक मित्र के पीठ में खंजीर खोपना, ये पूरी जनता देख रही है। साइना जी, इसका जवाब तो बनता है। विश्वास आज इस तरह के प्रहार का जवाब तो बनता है, आप कब तक मौन रहेंगे के प्रति दिखाई दे रहा है। हाँ, जनता इसका जवाब देगी। जनता सब कुछ चाहती है, बिल्कुल जनता इसका जवाब देगी। जानती है कि एक शिवसेना ज्यादा से ज्यादा सीट जीत के आएगी, ज्यादा से ज्यादा। साइना जी, अजय जी आप मौका दे तो मैं बताऊं, शिवसेना को 150 सीट्स चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी को 130। अभी पिछले 2009 के आंकड़े आप देखेंगे तो उन्होंने इतने ज्यादा सीट्स लड़ने के बावजूद, जो उनके 44 एमएलएज आए और हमारे कम लड़ने के बावजूद 46 आए, तो इसका मतलब है कि 2009 से हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा रहा है। क्या राजनीति में हर एक राजनीतिक दल ये आकांक्षा नहीं कर सकती है कि उनकी पार्टी बढ़े? क्या वो आकांक्षा नहीं रख सकते हैं कि लेजिटिमेट क्लेम पे, मेरिट के आधार पे उनका भी बढ़े? नहीं, आप देखिए तो सही, जो भावना है, जब आपकी पार्टी कहीं नहीं थी, मित्र के हाथ काट कर और देखिए बीजेपी के 53 कैंडिडेट जो हैं, आकांक्षा है तो हमारे भी आकांक्षा है। 53 कैंडिडेट्स बाहर से इम्पोर्टेड है, राष्ट्रवादी के हैं, कांग्रेस के हैं, अलग अलग पार्टियों से कैंडिडेट लाए। 53 इसमें न जाते हुए 33 कैंडिडेट्स आपके हैं जिनके डिपॉजिट फॉरफिट हुए हैं। आपने 120 कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर पार्टीज। You have over 120 from other parties. They have all been imported. मुद्दा ये नहीं है, जनता को तय करने दीजिए कि उनको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में या कोई अन्य दल में, कोई अन्य दल में या भारतीय जनता पार्टी में। और खास तौर से आज के माहौल में ये समझना अवश्य है कि जब लोग जागरूक होकर वोट कर रहे हैं और जब उनको पता है कि 5 पार्टी स्पर्धा में हैं, तो वो वही पार्टी को चुनेंगे जिनके ऊपर उनको विश्वास है। और जो पार्टी केंद्र में है वही प्रदेश में है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। प्रियंका जी, अब इसमें सवाल ये उठता है कि तमाम पार्टियां आज ये कह रही हैं, खास करके जो आपके विरोध में है, कि आपने पिछले 15 साल में कुछ भी नहीं किया महाराष्ट्र के लिए। क्या वाकई में आपके पास आज दिखाने के लिए कुछ नहीं है? उनको बुलाया। मैं अगर आंकड़े दिखाना बोलना शुरू करूं तो भारतीय जनता पार्टी का मुंह बंद हो जाएगा और शिवसेना भी चुप हो जाएगी सुनकर भी। पर ये है ना कि इनको आंकड़ों से बड़ी दिक्कत है, जैसे इनके हमारे प्रधानमंत्री को दिक्कत है आंकड़ों को लेकर। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में नंबर 1 देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में नंबर 1 रही है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। अगर पर कैपिटा इनकम देखेंगे उसमें हम आगे रहे हैं, फूड एक्सपोर्ट्स में हम आगे रहे हैं। हम कौन सा एफडीआई में नंबर 1 है। प्लीज साइना जी मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। आप लोगों का मुद्दा ये बना रहा जनरल इलेक्शंस में, तो आप लोगों ने लोगों को सपने दिखा दिए। महाराष्ट्र में आपका चलने वाला है नहीं जो आप लोग जो बात करते हैं। तो अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें, हम अगर अकाउंटेबिलिटी को भी ले लें कि हाँ अगर हम पे किसी तरीके के एलिगेशंस भी खड़े हुए थे, हमने अपने चीफ मिनिस्टर से अकाउंटेबिलिटी मांगी, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर से अकाउंटेबिलिटी मांगी, एलिगेशंस के बेसिस पे हम लोगों ने स्टेप डाउन करने को कहा। अब तक प्रूफ भी नहीं हुआ है उन पे किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट रहा हो। अशोक चौहान के खिलाफ मामला साबित हो, ऐसा तो होता दिखाई नहीं दे रहा। सबसे ज्यादा सबका साथ सबका विकास किया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। अच्छा चलिए प्रियंका जी, बस एक बात बता दीजिए, पिछले 15 दिनों में चुनाव की घोषणा के 15 दिन पहले पृथ्वीराज चौहान ने कम से कम 125 से 200 फाइल्स पर हस्ताक्षर किए हैं। पिछले 5 साल में इतने फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं हुए, ऐसा क्यों? अगर फाइल साइन हुए हैं जिसके नंबर आंकड़े आप सुना रहे हैं, आंकड़े पता नहीं कंफर्म भी हैं कि नहीं है। नहीं, ये आंकड़े आप ही के सरकार के लोग बता रहे हैं, एक स्कैन के आगे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे शून्य लगा दिए और जो हकीकत होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो एज अ चीफ मिनिस्टर जो उनका काम बनता है उन्होंने किया है
और उन्होंने बहुत स्पष्ट 15 दिन में मुख्यमंत्री की याद आई कि अगर आप लोगों को किसी तरह की प्रियंका जी 15 दिन में उन्हें अपने एहसास हुआ कि वो मुख्यमंत्री है, एनसीपी हो, उसके पहले क्या कर रहे थे? लगा लें या उनसे सवाल कर सकते हैं, वो सामने आकर जवाब दे। सायना जी एक छोटा सा आप सवाल पूछिए क्योंकि वक्त वापस कम है। कि जैसे कि सारे काम रुके, आप T2 एयरपोर्ट को देखिए, आप SCLRs को देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, तो सायना जी एक बहुत छोटा जवाब, हमारे पास वक्त बहुत कम है। देख लीजिए, देख लीजिए अजय जी, मुझे नहीं लगता है कि कुछ स्थापित करने की आवश्यकता है। आदर्श घोटाला में जिस मुख्यमंत्री को रेजिग्नेशन देना पड़ता है, 70,000 करोड़ का जो सीचन घोटाला, डिप्टी सीएम रेजिग्नेशन देते हैं, फिर उन्हीं के गवर्नमेंट उनको क्लीन चिट देते हैं, फिर वापस उन्हीं की गवर्नमेंट। चलिए, आपने देखा किस तरीके से पार्टियां एक दूसरे के साथ बंदरबाट करती दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हर कोई अपने नंबर आगे बढ़ाना चाहता है और ये पूरी स्पर्धा सिर्फ इसी को लेकर है। बने रहिए हमारे साथ, वापस आ रहे हैं बातचीत खास न्यूज नेशन पर। नितिन गडकरी क्या कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं और खास करके पत्रकारों के खिलाफ जिस तरीके का अभियान छेड़ रहे हैं, जरा वो भी देखिएगा। बने रहिए हमारे साथ।